नमस्कार साथियों, मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मां की मेहर हम सब पर बनी रहे। दुर्गा अष्टमी के इस महापर्व पर आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी बहुत अच्छा मन लगाकर पढ़ रहे हैं और ये आपके देखने से, आपकी कक्षाएं जो आप देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उससे मैं अनुभूत करता हूं कि कहीं न कहीं आपकी दिशा और दशा में बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है और मधुरम भी कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में मधुरता लाने में कुछ न कुछ सहयोग करे। कल हमारी मैराथन क्लास थी और रात्रि 11:30 बजे तक लगभग हमारे विद्यार्थी हमारे साथ डटे रहे, जुटे रहे और 2000 से अधिक विद्यार्थी जो है उस वीडियो को देख चुके हैं। तो बड़ा अच्छा सुखद अनुभूति होती है कि हमारे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे की जो मेहनत है, उस मेहनत से अगर 2000 और इससे ज़्यादा बच्चे अगर लाभान्वित होते हैं तो मित्रों बस ठीक है ना। शिक्षक को यही चाहिए जो आप दे रहे हैं, इसके लिए आपका कोटिशः साधुवाद है। मित्रों शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास और हमारा टारगेट था फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 अक्टूबर हो गई है, आज तारीख हो गई है। तो हम भारतेंदु युग का आज थोड़ा परिचयात्मक विवरण लेने वाले हैं। आधुनिक काल को हमने प्रारंभ कर लिया था। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह था कि सर आधुनिक काल जो है बड़ा कठिन लगता है। आधुनिक काल जितना सरल तो कोई काल ही नहीं है मित्रों, है ना। इस काल में जो सुविधाएं हम सबको मिली है, मानव जीवन बहुत सरल हो गया आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल कैसे कठिन हो सकता है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। आज की हमारी 28वीं क्लास है मित्रों और देखते ही देखते हम 28वीं क्लास तक पहुंच गए हैं। प्रतिदिन का संकल्प है और संकल्प को पूरा करने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं। तो मित्रों शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आप सभी मित्र अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर करते हुए पूरी क्लास का आप आनंद लीजिएगा और अच्छे से आप इस क्लास को अनुभूत कीजिएगा। सुविचार क्या कह रहा है? दोस्तों, हर दिन आपके जीवन में बदलाव लाने का बेहतरीन अवसर होता है मित्रों, इसलिए मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। आप सभी लोगों के कमेंट से भी सीखता हूं, है ना। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा नया हूं। दूसरा जो सारी चीजें इसमें मैं ऐप में कर रहा हूं, उसमें भी मैं रोज प्रशिक्षु की तरह सीख रहा हूं। तो सीखना अनवरत है, गलतियां होने के बाद सुधार करना यही मनुष्यता है और गलती करके भी अहंकार की कारा में बंधे रहना ये मूर्खता है। इसलिए आप समझिए, काम करेंगे गलतियां होगी, हमेशा कहता हूं। आप भी अपने जीवन में जब काम करेंगे कुछ गलतियां होगी, चलेगा। काम गलतियों पर जब किसी ने हमें ध्यान दिला दिया, हम उसमें सुधार करने के लिए तैयार और तत्पर बैठे हैं। यही तो पढ़ना, पढ़ाना और सीखना, सिखाना है। इसलिए दोस्तों, हर दिन आपके जीवन में बदलाव लाने का बेहतरीन अवसर होता है, इसलिए इस अवसर का उपयोग करें और बड़े आनंद के साथ पढ़ाई करें। चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं विजय भव सीरीज जो है, एक नया हम कक्षा शुरू करने वाले हैं जो स्पेशली हमारे कह सकते हैं सेकंड ग्रेड वाले मित्र हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वाले मित्र हैं, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड वाले हैं, सीईटी बोथ लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल के लिए हिंदी व्याकरण, शैक्षिक परिदृश्य और काव्य शास्त्र हम लाने वाले हैं क्रमशः। मित्रों विजयादशमी से ये हम शुरू करेंगे, विजयादशमी से। तो विजयादशमी जो है मित्रों 5 अक्टूबर को विजयादशमी है, कल नवमी है। विजयादशमी से तो हम 5 अक्टूबर को पहली कक्षा लेकर उपस्थित होंगे। 5 अक्टूबर है ना 2022 को रात्रि 9 बजे के समय मित्रों 9 बजे हम जो है उपस्थित होने वाले हैं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जितने भी मित्र तैयारी कर रहे हैं लेवल फर्स्ट, सेकंड की, सेकंड ग्रेड की, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, उन सभी के लिए सीरीज बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो आप जरूर जो है इस निशुल्क कक्षा में जुड़ने का प्रयास करेंगे और अपने मित्रों को भी जरूर बताएंगे। आप सेकंड ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, लेकिन आपके भाई बहन जो लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं या आप स्वयं भी कर रहे हैं, तो उन तक इस बात को जरूर पहुंचाए। ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है ताकि वो लोग अधिक से अधिक इन कक्षाओं से लाभान्वित हो पाए। टेस्ट सीरीज मित्रों हमारी चल रही है। बहुत सारे मित्रों ने इस टेस्ट सीरीज का उपयोग भी किया है, अच्छा लग रहा है। उन्होंने टेस्ट सीरीज का उपयोग किया है और वो अपने अभ्यास को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। मित्रों सब तैयार हो जाएं। और ये आज की हमारी जो कक्षा है मित्रों वो 28वीं कक्षा है हमारी। अगर देखें तो ये 28वीं कक्षा है ना। 28
नंबर 28 है। खड़ी बोली को किसने क्या कहा, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम गतांक से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने खड़ी बोली के जो हमारे उद्धारक हैं, उन नायक हैं, है ना, उन सभी रचनाकारों को, गद्यकारों को, लेखकों को हमने अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे, पिनकॉट साहब थे, है ना, बाबू नवीन चंद्र राय थे, श्रद्धाराम फुल्लोरी थे, लल्लूलाल जी मिश्र थे, सदासुख लाल नियाज थे, है ना, इंशा अल्लाह खां थे, सदल मिश्र थे। इन सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए खड़ी बोली को किसने क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बातें महत्वपूर्ण है वही आपको मैं बता रहा हूं, है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहा, इसलिए पूरा मनोयोग के साथ कक्षाओं का आनंद ले। म्लेच्छ भाषा मित्रों, म्लेच्छ भाषा, खड़ी बोली को म्लेच्छ भाषा किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। खड़ी बोली को खड़ी बोली किसने कहा मित्रों, लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली को खड़ी बोली कहा। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में लल्लूलाल जी माने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि खड़ी बोली को खड़ी बोली किसने कहा, तो लल्लूलाल जी ने कहा, जिन्होंने प्रेम सागर की रचना की। कौरवी बोली किसने कहा, खड़ी बोली को कौरवी बोली किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को कौरवी बोली कहा। फिर खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा, तो खड़ी बोली को टकसाली भाषा जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा। इस बात का ध्यान रखना है। वर्नेकुलर हिंदुस्तानी किसने कहा, वर्नेकुलर हिंदुस्तानी ग्रियर्सन एवं गिलक्राइस्ट ने कहा। मित्रों, ये भी ग्रियर्सन एवं गिलक्राइस्ट ने वर्नेकुलर हिंदुस्तानी कहा। किसको, खड़ी बोली को। जनपदीय भाषा किसने कहा, खड़ी बोली को जनपदीय भाषा किसने कहा, तो मित्रों डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय भाषा कहा है। तो ये तथ्य आपके ध्यान में रह जाए मित्रों। फिर आप आगे देखिएगा, गवारू बोली किसने कहा, ग्रियर्सन ने गवारू भी कहा। दो चार बातें कर दी, है ना, गवारू भी ग्रियर्सन ने गवारू कहा है, लेकिन गिलक्राइस्ट ने दो बातें कही, वर्नेकुलर हिंदुस्तानी भी कहा है और टकसाली भाषा भी कहा है खड़ी बोली को। फिर फेंकी हुई अर्थात पड़ी हुई भाषा किसने कहा, खड़ी बोली को फेंकी हुई अर्थात पड़ी हुई भाषा किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। कर्णकटु एवं नीरस भाषा किसने कहा, तो कर्णकटु और नीरस भाषा मित्रों किशोरीदास वाजपेयी ने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। और वल्गर किसने कहा, खड़ी बोली को प्लेट्स ने वल्गर कहा। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी कि खड़ी बोली को किस विद्वान ने क्या कहा, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आपके समक्ष उपस्थित होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। खड़ी बोली के विशेष तथ्य जो है वो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन, मित्रों लल्लूलाल। ये नोट्स मित्रों बहुत मेहनत के साथ बनाए गए हैं। आपको जितना सरल ये दिख रहा है इतना नहीं है। ये अभी आप आधा घंटे पौन घंटे में पढ़ते हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए काफी समय लगा है, और ये पेड क्लास से भी बहुत बेहतर क्लास देने का आपको मैं प्रयास करता हूं। इसलिए आप सबकी जो पंक्तियां, उक्तियां, जो कथन है वो कथन बहुत प्रेरणा और संबल देते हैं। इसलिए आप समझिए कि कोई आपको हिप्नोटाइज करने के लिए कक्षाएं नहीं लाता, आपको रियल कंटेंट देने का मेरा प्रयास है, क्योंकि आप सभी मेरे हैं, मेरे भारत के हैं, है ना, प्रतियोगिता के भंवर में फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी नाव जो है कहीं न कहीं मधुरम की पतवार के साथ, है ना, वैतरणी पार कर ले। तो आप सोचिए बस, और फिर हमें पता है जब आप सफल हो जाएंगे और हमें याद नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं। इसलिए क्योंकि सब याद करेंगे तो फिर हम कहां कहां जाएंगे। लेकिन हमारा भाव यह है कि बस आप सफल हो जाएं, अपने परिवार को अच्छा बनाएं, है ना, नागरिकों को अच्छा निर्माण करें, बच्चों का बहुत अच्छे से निर्माण करें और भारत माँ की सेवा करें। बस यही हमारा सपना है, और ये सपना अगर आप पूरा करते हैं तो बस ठीक है, फिर हमें याद करें नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ते जरूर रहिएगा। खड़ी बोली शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता कौन, खड़ी बोली शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता है मित्रों सदल मिश्र। और लल्लूलाल जी और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के कार्मिक थे, है ना। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन, खड़ी बोली के मित्रों प्रथम कवि जो है वो अमीर खुसरो है, आदिकालीन कवि है। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन, ध्यान रखना, खड़ी बोली के कवि कौन है, अमीर खुसरो। और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जिनको हम कहते हैं, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है खड़ी बोली के प्रथम महाकवि है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मित्रों, तो वो है चंद चंद वर्णन की महिमा, गंग कवि के द्वारा इसको लिखा गया है। और खड़ी बोली के प्रथम गद्यकार कौन है, ध्यान देना, प्रथम गद्यकार, प्रथम कवि तो अमीर खुसरो है और प्रथम गद्यकार कौन है, गंग कवि है मित्रों, गंग कवि।
ठीक है। प्रथम खड़ी बोली के प्रथम गद्यकार कौन है? गंग कवि हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, फिर देखिएगा परिमार्जित खड़ी बोली के गद्य की प्रथम रचना कौन सी? है ना, परिमार्जित, ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, गद्य की प्रथम रचना तो कौन सी है मित्रों? छंद छंद वर्णन की महिमा। लेकिन परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है वो भाषा योग वशिष्ठ है ना, हाँ भाषा योग वशिष्ठ है। और परिमार्जित खड़ी बोली गद्य के प्रथम गद्यकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ लिखा 1741 ईस्वी के आसपास। तो परिमार्जित खड़ी बोली गद्य के प्रथम गद्यकार है राम प्रसाद निरंजनी। मित्रों हर बात प्रश्न है, हर पंक्ति प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा आपको विवरण नहीं दे रहा। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन? आधुनिक खड़ी बोली बोला है, ध्यान रखना, खड़ी बोली नहीं बोला है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। दक्षिण भारत में खड़ी बोली के रचनाकार कौन? दक्षिण भारत में खड़ी बोली के रचनाकार है मित्रों मुल्ला वजही। मुल्ला वजही की दो प्रसिद्ध रचना है सबरस और कुतुब मुश्तरी। सबरस और कुतुब मुश्तरी खड़ी बोली में लिखी गई मुल्ला वजही की रचनाएं हैं। और मुल्ला वजही जो है वो दक्षिण भारत में खड़ी बोली के एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, मुल्ला वजही, ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं आधुनिक काल के प्रथम कालखंड की, जिसका नाम है मित्रों भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, ये नामकरण कहीं कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान के आधार पर इस पूरे कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से हम जानते हैं मित्रों। और इसकी समय सीमा की जब बात करते हैं तो 1850 से 1900 ईस्वी के मध्य में डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। और 1857 से है ना 1900 ईस्वी के बीच में भी जो है इसका एक समय सीमा मानी जाती है। ये हम आगे देख रहे हैं कौन क्या मानता है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कुल मिला के आप देखिएगा 1850 से 1900 एक तथ्य है। और 1857 की क्रांति से 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसको भारतेंदु युग कहते हैं। इसके अन्य नाम क्या है मित्रों? एक है पुनर्जागरण काल है, डॉक्टर नगेंद्र। फिर देखिए नई काव्य धारा प्रथम उत्थान, आचार्य शुक्ल ने कहा है नई काव्य धारा प्रथम उत्थान, है ना, ये भारतेंदु युग का एक नाम आचार्य शुक्ल ने रखा है। और फिर देखिए पुनरुत्थान काल, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं पुनरुत्थान काल। तो पुनर्जागरण काल भी भारतेंदु युग है। नई काव्य धारा प्रथम उत्थान जो है आचार्य शुक्ल ने कहा भारतेंदु युग के लिए। पुनरुत्थान काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा भारतेंदु युग के लिए। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रश्न आएगा, ठीक है। भारतेंदु युग का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म यानी 1850 ईस्वी से ही भारतेंदु युग का प्रारंभ हो गया, क्योंकि 1850 ईस्वी में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। और अवसान काल भारतेंदु युग का अवसान काल सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी तक माना जाता है। यानी सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ से, है ना, इसका अवसान हो जाता है भारतेंदु युग का और नए युग का निर्माण होता है, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं मित्रों। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक एक तथ्य को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके लाइक कमेंट शेयर ये सब रुकने नहीं चाहिए क्योंकि मित्रों वर्तमान समय में पुण्यार्जन का समय, हम पता नहीं मंदिर जाने का समय आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर किसी बच्चे की हताशा को अगर आशा में आप किसी न किसी रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो मित्रों वो सबसे बड़ा हमारा पुण्य है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप सभी मित्र जो हैं इस पुण्यार्जन को जरूर करें और आप लोग इसको कंटिन्यू शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से ही अन्य विद्यार्थी जो है इन कक्षाओं से जुड़ पाएंगे। इसलिए ये आपका व्यक्तिगत प्रयास रहना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश से कोई फोन करके ये कहता है कि सर आपकी क्लास को पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने फैला दिया है ना। मध्य प्रदेश से कोई कमेंट करके हमें ये कहता है कि सर आपकी कक्षा को पूरे मध्य प्रदेश में मैं फैला रहा हूँ। कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, है ना, कोई दिल्ली से, और कोई जो है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से कहता है। तो मित्रों ये इस टेक्नोलॉजी का चमत्कार है और सच में अगर बच्चों के लिए ये कहीं काम में आती है कक्षाएं तो अच्छा है। फिर देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, इस युग का जो नामकरण किया गया है हिंदी जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर है। तो ये जागरण काल है मित्रों, पुनर्जागरण काल है, इसके बाद सुधार काल आएगा। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है। रीति काल का दरबारी संस्कृति काव्य अब पुनः जनकाव्य बनने लगा भारतेंदु युग में।
यानी जो दरबारी काव्य था वो वापस से जनकाव्य बनने लगा। जनकाव्य का अर्थ क्या होता है? ऐसा काव्य जिसमें जनता की आवाज उठाई जाए, जनता की तकलीफों की चर्चा की जाए, जनता का आह्वान किया जाए, जनता के भीतर जो विविध प्रकार की समस्याएं हैं, है ना, जन समस्याएं हैं, उनको काव्य के माध्यम से उठाया जाए, जनता को हताशा से आशान्वित करने का प्रयास किया जाए, वो जनकाव्य होता है। तो रीतिकाल का काव्य दरबारी काव्य था, वो दरबारी संस्कृति के भीतर ही आबद्ध था। तो भारतेंदु युग में पुनः जनकाव्य बनने का प्रयास, जनकाव्य बनने लगा, दरबारी संस्कृति से बाहर निकलने लगा काव्य। इस युग में पद्य रचना ब्रजभाषा में होती थी प्राय, और गद्य रचना खड़ी बोली में करने का प्रयास शुरू कर दिया गया था। पद्य रचना अभी भी जो है वो ब्रजभाषा में हो रही थी। आधुनिक काल का एक प्रमुख ध्येय था कि गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करना है, और धीरे धीरे यह कार्य हुआ भी। मित्रों, फिर कविता में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन, सर्वप्रथम ध्यान रखना, कविता में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन सर्वप्रथम अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा चलाया गया मित्रों। और 1887 ईस्वी में खड़ी बोली का पद्य शीर्षक से के नाम से प्रकाशित इन्होंने एक निबंध लिखा, लेख लिखा, है ना। खड़ी बोली का गद्य शीर्षक के नाम से यह लेख प्रकाशित हुआ, और ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य और बीड़ा उठाने का काम किया अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा। इन सबके सहयोग से ही खड़ी बोली जो है काव्य में स्थापित हो पाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आंदोलन में अपूर्व योगदान प्रदान किया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद शुक्ल जो हैं सरस्वती पत्रिका के लंबे समय तक क्या रहे, संपादक रहे, और अपने संपादक की भूमिका में उन्होंने बहुत कुछ सुधार करवाया, बहुत सारे कवियों को प्रोत्साहित भी किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहकर पुकारा है, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर अंतिम ब्रजभाषा के कवि हैं मित्रों। अगर आधुनिक काल की हम बात करें तो ब्रजभाषा के अंतिम कवि हैं, बड़े कवि हैं, है ना। तो इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहकर पुकारा, क्योंकि ये ब्रजभाषा के हिमायती थे। तो प्रश्न आता है कि खड़ी बोली के कवियों को किसने हठी एवं मूर्ख कहकर संबोधित किया? तो हठी एवं मूर्ख कहकर पुकारा किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीति काव्य परंपरा कहकर पुकारा है। फिर यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा काव्य कहकर किसने पुकारा है मित्रों? तो वो है केवल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। इस बात का आपको ख्याल रखना है मित्रों, ठीक है मित्रों। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके सामने रख दिया। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, चलिए देखते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही है मित्रों। भारतेंदु युग की हर काल की अपनी एक प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अभी वर्तमान काल की हम बात करें तो हमारे प्रवृत्ति है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत सारे मित्र जो हैं बहुत अच्छे मन से जुटना चाहते हैं। तो ये भी एक प्रवृत्ति इस युग की कि यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी जो है बहुत मेहनत कर रहे थे, तो ये प्रवृत्ति के रूप में ही है। सरकारी सेवा प्राप्त करने की भी एक प्रवृत्ति ही है मित्रों, है ना। और देखिए भौतिक युग है, इसलिए भौतिक संग्रह करने की भी एक प्रवृत्ति है आधुनिक काल में, अगर हम बात करें वर्तमान की। और दूसरा ईर्ष्या निंदा, ये वर्षों से करते आए हैं, अभी भी ये प्रवृत्तियां हो सकती है, ठीक है। और बहुत सुविधाजनक जीवन जी रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज तक का सबसे सुविधायुक्त जीवन जो है वो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम अपने कर्मों और प्रारब्ध का अगर थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रख पाए तो कहीं न कहीं हमें हताशा मिलती है जीवन में। और मित्रों एक बार जरूर कमेंट कर लो, ठीक दिख रहा हूं ना? ये जरूरी है, आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक जैसा नहीं दिखूं, इसके लिए बदलाव करता रहता हूं, है ना। स्टूडियो में ऐसी लगी हुई है, इसलिए देखो आप, मैंने कोठी भी पहन ली आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दुर्गाष्टमी साहब है ना, बड़ा आनंद का और शक्ति का पर्व है। और फिर मैं, मेरे विद्यार्थी जितने भी देखें उनको कम से कम दिखना तो ठीक चाहूं, है ना। मैं ही हताश दिखूं, निराश दिखूं, तो मेरी पूरी जो सेना है पीछे वो कैसे दिखेगी, इसकी कल्पना करता हूं। इसलिए एक कमेंट कर दो यार जल्दी से इस बात के लिए कि आज सर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लाइक भी करते रहें और शेयर करते रहें। और पढ़ना है उम्दा अंदाज के साथ ही पढ़ना है ना। रो रो कर राज मिलते नहीं, इसलिए हम तो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और एक सीट जो है वो छीन कर लेंगे, बिल्कुल छीन कर लेंगे। इसलिए कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बस मस्त मौला फकीरों की तरह पढ़ते रहो, अवधूत बने रहो, न रात देखो न दिन देखो, बस मस्ती में यानी पढ़ाई की मस्ती में रमे रहो। फिर देखो ना 15 अक्टूबर हो या
15 दिसंबर आने वाली हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो मतवाले हैं, यानी पढ़ाई करने वाले हैं, इसलिए क्यों घबराएंगे। तो देखिए भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। राष्ट्रीय जागरण। राष्ट्रीय जागरण मित्रों गुलामी का समय था, और आप जानते हैं कि उस समय यह भी एक बहुत बड़ा दायित्व था लेखकों और कवियों के ऊपर कि इस पराधीनता की बेड़ियों से मां भारती को आजाद करवाने का कार्य किनको करना है, उनके सच्चे सपूतों को करना है। इसलिए कवि उनमें से एक है, लेखक उनमें से एक है। नवजागरण का काल था मित्रों। रीतिकाल में जितना भी कहीं न कहीं अंधकार जैसी स्थितियां थी, रस राग रंग में जो लोग डूबे हुए थे, जनता को भी ठीक तरह से प्रोत्साहित करना था, तो नव जागरण का काल था। बहुत सारी, क्योंकि विदेश की धरती में कहीं न कहीं आप देखिए पुनर्जागरण हो रहा था, है ना, और औद्योगिक क्रांतियों की स्थितियां बन रही थी, तो यहां पर भी एक नव जागरण था। सामाजिक चेतना जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि 1857 की क्रांति के साथ साथ लोगों के मन में एक विशेष प्रकार की चेतना जागृत हुई कि हमें हमारे देश को आजाद कराना है। भक्ति भावना का भी, प्रकृति वर्णन का भी और समस्या पूर्ति इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इस समय के कवियों और लेखकों में समस्या पूर्ति को लेकर एक बहुत बड़ा क्रेज था, है ना। इसलिए समस्या पूर्ति का मतलब एक कोई उक्ति किसी के द्वारा की जाती है, कही जाती है, और उसका समाधान या उसका उत्तर हमें उसी समय देना होता है, ये समस्या पूर्ति है। फिर मित्रों हास्य व्यंग भी काव्य में रहे, श्रृंगारिकता भी रही, गद्य की विविध विधाओं का प्रणयन हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के गद्य की विविध विधाओं का प्रणयन जो है वो आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग की प्रमुख देन है मित्रों। बाकी इससे पहले पद्य रूप में लगभग जो है रचनाएं होती थी, लेकिन अब आत्मकथा भी है, जीवनी भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है, नाटक भी है, सारी चीजें जो है वो नई प्रवृत्ति होती है। गद्य का प्रणयन हुआ मित्रों, गद्य पर विशेष फोकस दिया गया। कविता काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, ये भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कि वर्षों से यानी लगभग 700 वर्षों के आसपास के समय तक ब्रजभाषा ने साहित्य के क्षेत्र और काव्य के क्षेत्र में राज किया है। अब उसके स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, ये भी भारतेंदु युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है मित्रों। चलें आगे देखिएगा भारतेंदु युग के रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम। आरोही कालानुक्रम इसलिए मित्रों क्योंकि कई बार नेट में, सेट में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ये कवियों का जो है वो क्रम से पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु मंडल के कौन कवि जो है क्रम से है। अब हमें क्रम से याद रखना है तो उनके जन्म के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी याद रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों देखिएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 के मध्य में है, तो भारतेंदु मंडल के सबसे पहले कवि होते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह देखिए 1826 से 1896, और उसके बाद मित्रों बालकृष्ण भट्ट जो है 1844 से 1914 ईस्वी है। बाबू तोताराम जो है 1847 से 1902 ईस्वी है, और अंबिका दत्त व्यास जो है मित्रों 1848 से 1900 ईस्वी है। एक बार पुनः देखें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 है ना, आरोही क्रम है, यानी जो शुरुआती क्रम है, यानी पहले 0 है तो फिर 1 है, 2 है, 3 है, बढ़ते क्रम में इसको आरोही क्रम कहते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बालकृष्ण भट्ट जो 1844, बाबू तोताराम 1847 और अंबिका दत्त व्यास 1848। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए क्रम में भारतेंदु मंडल के लेखकों को एक बार लिखना चाहते हैं। स्वयं भारतेंदु देखिए 1850 ईस्वी और 1885 में आपका देहावसान हो गया। मात्र 35 वर्ष की आयु में इतना लिख कर चले गए कि जिसको हम शायद पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं। फिर देखिए मित्रों लाला श्रीनिवास दास जो है अगले हमारे भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं। 1850 में इनका जन्म हुआ। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1855 में आपका जन्म हुआ। 1922 में आपका निधन हुआ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी में जन्म, 1894 ईस्वी में जो है मृत्यु। ठाकुर जगमोहन सिंह जो है 1857 ईस्वी में आपका जन्म हुआ और 1899 में आपका देहावसान हुआ। जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 झांसी की रानी के द्वारा की गई जो हमारी क्रांति है 1857 की, उसी समय ठाकुर जगमोहन का जन्म होता है। राधाचरण गोस्वामी मित्रों ध्यान दीजिए 1859 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक का कालखंड रहा है। देवकी नंदन खत्री जो है वो 1861 से 1913 ईस्वी है। बाल मुकुंद गुप्त है शिव शंभू का चिट्ठा वाले 1865 से 1907 ईस्वी है, ध्यान रखिएगा 1865 से 1907 ईस्वी है। तो ये हमें क्रम से याद करने पड़ेंगे। भारतेंदु, लाला वर्दी, बद्रीनारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण ठाकुर, जगमोहन, राधाचरण, देवकी और बाल मुकुंद गुप्त, ये क्रम से हमें याद रखने पड़ेंगे। और ध्यान रखना कभी शॉर्ट ट्रिक का मौका मिले तो मैं बताऊंगा। राधा कृष्ण दास ठीक है 1865 1907 ईस्वी, और किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी मित्रों। तो आप देख सकते हैं
कि ये जो क्रम है वो भारतेंदु युग के या भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख कवि हैं उनका क्रम है। भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ लेखक जो हैं, सबसे वरिष्ठ लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जो है वो सबसे वरिष्ठ है, क्योंकि आप जन्म देखिएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ है। तो भारतेंदु मंडल, भारतेंदु को छोड़कर अगर देखें तो सबसे वरिष्ठ जो है इनको माना जाना चाहिए, है ना। हाँ, फिर देखिए मित्रों, भारतेंदु मंडल के सबसे कनिष्ठ लेखक राधा कृष्ण दास को माना जाता है। राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु जी के कहीं न कहीं परिवार में है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम प्रारंभ कर लेते हैं आज, है ना। इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, जन्म के बारे में जानेंगे। तो देखिए 1850 से 1885 ईस्वी यानी मात्र 35 वर्ष की आयु इन्हें मिली है। मित्रों, मैं 41 का हूं, आप समझ लेना, यानी मेरे से भी 6 साल कम आयु में उन्होंने इतना कुछ लिख लिया जिसकी हद नहीं। तो आप सोच सकते हैं कितने प्रतिभाशाली होंगे, और इन्हीं के नाम से एक युग का आरंभ होता है, और आधुनिक काल का जो पूरा श्रेय जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जाता है। जन्म 1850 ईस्वी काशी में और निधन 1885 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास, यानी स्वयं बहुत अच्छे रचनाकार थे और गिरिधर दास के नाम से वो लिखा करते थे, है ना। उपनाम से रचनाएं की है। माता का नाम मन्नी देवी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, अंग्रेजी की शिक्षा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से ली। पंडित ईश्वर दत्त से हिंदी की शिक्षा ली, और मौलवी ताज अली से उन्होंने उर्दू की शिक्षा ली। इस प्रकार इनके देखे जाए तो साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं के अलग अलग गुरु हैं, है ना। अंग्रेजी में राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंदी में पंडित ईश्वर दत्त और मौलवी ताज अली जो है वो उर्दू के इनके शिक्षक रहे। तो ये कृतज्ञता की ही बात है कि हम जिनसे जुड़े हुए हैं, है ना, वो हमें कम से कम जिनसे हम सीखते हैं उनका हम स्मरण करें। और ये स्पष्ट है कि गुरु के बिना सच में ये जीवन अधूरा होता है, मार्गदर्शन के बिना ये जीवन अधूरा होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत लेट मिले, है ना। नहीं मित्रों, अब मिल गया ना तो भरपूर उपयोग कर लीजिए मेरा, है ना, भरपूर उपयोग कर लीजिएगा और इन शानदार कक्षाओं को बच्चों तक पहुंचाएंगे। अरे क्या 2000 व्यू हो रहे हैं मित्रों, है ना। ऐसा कोई अटपटा नृत्य हो तो मैं देखता हूं उसके ऊपर हो कितने व्यू हो गए। तो पढ़ने की बात है, इसको शेयर कीजिएगा ताकि कम से कम जो गुणी बच्चे हैं, जो सच में सीरियस है और उन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो आप जरूर फैलाइए। जब भी मौका मिला शेयर करते रहिए, वीडियो उठाएं सीधा यूट्यूब से और आप शेयर करें ताकि उन बच्चों तक मैं पहुंच पाऊं। और गिरिधर दास जो है इन्होंने एक नाटक लिखा मित्रों, नहुष नाटक लिखा है 1843 ईस्वी में, क्योंकि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने नहुष नाटक लिखा। भारतेंदु जी ने इसे प्रथम नाटक माना है, लेकिन ये बात सही नहीं है। नहुष खंड काव्य है ना। एक खंड काव्य नहुष नाम से है, वो मैथिली शरण गुप्त का, ध्यान रखना। एक नहुष नाटक है जो गिरिधर दास का है, और एक नहुष जो है खंड काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त का। नाम एक ही, इसलिए यहां पर मेंशन कर दिया। फिर देखिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। उर्दू में रसा नाम उपनाम से आप लिखते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षाओं में आ गया, फिर आएगा। मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उपाधि थी। भारतेंदु क्या थी मित्रों? उपाधि थी। और ये उपाधि कब कहां कैसे मिली देखिए। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई। इसके विरोध में, क्योंकि इस उपाधि के असली हकदार तो हरिश्चंद्र थे, इस बाबत सार सुधा निधि पत्रिका में लेख लिखा गया। इससे प्रेरित होकर तत्कालीन साहित्यकारों ने व पत्रकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित कर दिया। किसको? हरिश्चंद्र को। एक्चुअली में भारतेंदु की जो उपाधि थी ये किसके द्वारा दी गई है? पत्रकारों और साहित्यकारों द्वारा दी गई है। किसको? हरिश्चंद्र को। क्योंकि अंग्रेजों ने 1878 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी, जबकि इस उपाधि के वास्तविक हकदार जो हैं साहित्यकारों की नजरों में, पत्रकारों की नजरों में कौन थे? हरिश्चंद्र थे। तो बाद में उन्होंने अपनी ओर से इनको एक उपाधि दे दी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो समकालीन जो साहित्यकार और पत्रकार थे उनके द्वारा दी गई। और किसके विरोध में दी गई? तो ध्यान रखना, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई। इसके विरोध में भारतेंदु उपाधि जो है हरिश्चंद्र को दे दी गई साहित्यकारों के द्वारा। 1870 ईस्वी में मित्रों ध्यान रखना, 1870 में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षाओं में आएगा। 1873 ईस्वी में तदीय समाज व पैनिंग
रीडिंग क्लब की स्थापना की गई, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 1870 ईस्वी में कविता वर्धनी सभा, 1873 ईस्वी में तदीय समाज व पैनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना की गई। दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। कविता वर्धनी सभा में नवोदित जो साहित्यकार है, उदयमान जो साहित्यकार है, उनका सहयोग करने का प्रयास किया गया। पत्रिकाएं कौन कौन सी है, तो कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी कवि वचन सुधा आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, और इसी पत्रिका से बहुत सारे लोग आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। यह पत्रिका मासिक पहले, फिर पाक्षिक हुई और फिर बाद में साप्ताहिक बन गई, और इसका जो प्रकाशन है मित्रों वो बनारस या काशी से इसका प्रकाशन किया जाता है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रमुख पत्रिका है 1868 ईस्वी में। दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन मित्रों। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 ईस्वी में जो है इस मैगजीन को निकाला गया। 1874 ईस्वी में, ध्यान दे आ रहा हूं, 1874 ईस्वी में नवम अंक से हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम कर दिया गया। ठीक है मित्रों, 1874 ईस्वी में नवम अंक से हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम कर दिया गया मित्रों। ठीक है, खड़ी बोली का प्रौढ़, पहला व प्रौढ़ रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका में देखने को मिलता है। ये आचार्य शुक्ल कहते हैं, है ना। पहला जो है खड़ी बोली का पहला प्रौढ़ व रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका में देखने को क्या है मित्रों, मिलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 में इस नाम से प्रारंभ की थी, लेकिन 1874 ईस्वी में नवम अंक से हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका नामकरण कर दिया गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी प्रेमिका थी चंद्रिका। ठीक है, और चंद्रिका के नाम से इन्होंने इस पत्रिका का नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया। ये बड़े शौकीन हुआ करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनको प्रतिदिन वेश्यालय जाने की एक आदत थी। इसलिए मित्रों, किसका कौन सा गुण दुर्गुण है ये हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अब इसको दुर्गुण मानो या सगुण, जो भी मानो आप, लेकिन ये प्रतिदिन वेश्यालय जाते थे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन आप देखिए साहित्यकार कितने अच्छे उच्च कोटि के साहित्यकार थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो बहुत साहित्यकारों में से एक थे। बाला बोधिनी एक पत्रिका इनकी जो स्त्रियों को समर्पित है 1874 ईस्वी में, हिंदी की पहली नारी विषयक पत्रिका है मित्रों। हिंदी साहित्य की पहली नारी विषयक पत्रिका है कौन सी, बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में। तो इसको भी जरा हमें ध्यान से देखना। ये तीनों पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रश्न आता है। बाला बोधिनी पत्रिका किसकी है, हिंदी विषयक पहली नारी पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली गई वो कौन सी है, या किसके द्वारा हिंदी की पहली नारी विषयक पत्रिका निकाली गई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। क्या नाम था बाला बोधिनी, कब निकाली गई, 1874 ईस्वी। ठीक है, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और आगे तो आपको आभार प्रकट करना है आज का। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा महामैराथन क्लास के बारे में आपको बता ही दिया था, और ये हमने 2 अक्टूबर को रात्रि 9 बजे से महामैराथन क्लास ली है। 121 शानदार प्रश्न है, कबीर, बालकांड, बिहारी रत्नाकर, साकेत आदि से 121 प्रश्न है। इसलिए अगर आपने नहीं देखी हो तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा मित्रों। और साथ ही साथ अब आपका आभार प्रकट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सोचिए गुरु आभार प्रकट कर रहा है या शिष्य आभार प्रकट करें पता नहीं, लेकिन आपके भीतर भी वही आत्मा है, मेरे भीतर भी वही आत्मा है। इसलिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप समय दान देते हैं, मैं समय लगा रहा हूं आपके पीछे, ये मान के चलिएगा। इसका मुझे क्या लाभ होगा ये पता नहीं, पर मुझे ये लाभ जरूर होगा कि आप सफल हो जाएंगे, मेरा भारत सबल बन जाएगा, ये मुझे प्रथम दृष्टया लाभ दिखता है। और फिर मुझे तो काम करने की आदत है, मेहनत करने की आदत है, मैं करता रहता हूं, लेकिन आपसे आग्रह जरूर करता हूं कि आप इस पुनित कार्य में सहभागी बने, है ना। अब मैं बार बार किससे कहूं, आपसे ही कहने वाला हूं, है ना। आप इस कार्य में सहभागी बने और इस पुनित कार्य को आगे बढ़ाएं। और तुरंत अगर आपने अभी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आपसे आग्रह है, निःशुल्क है, ऐप डाउनलोड के कोई पैसे नहीं लगते, तुरंत आप ऐप डाउनलोड करें, मधुरम हिंदी ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज से जरूर एक बार चले जाएं, गुजर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। 5 महीने की वैलिडिटी रखी आज तक के लिए, कल की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन आज तक जितने भी मित्र ले रहे हैं उनको 5 महीने तक की वैलिडिटी है। सेकंड ग्रेड में भी बहुत सारे टॉपिक हैं वो आपके काम में आएंगे। तो फिर ऐसी टेस्ट सीरीज जो फर्स्ट ग्रेड में काम आई रही है, सेकंड ग्रेड के लिए भी फ्रूटफुल रहती है, तो जरा उसको अभी हमें ले लेना चाहिए और आप इसका उपयोग करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और केवल आप हमारे चैनल को देखकर वापस चले जा रहे हैं तो ठीक नहीं है मित्रों। ये इसीलिए आभार है कि यार आपके लिए जब इतना प्रयास हम कर रहे हैं तो आप मधुरम हिंदी
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ठीक रहेगा। और ज्वाइन करें इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मधुरम हिंदी हमारा जो है टेलीग्राम पर चैनल है मित्रों, मधुरम हिंदी के नाम से सब कुछ मधुरम ही मधुरम है। तो आप सबको एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गाष्टमी की। मां जगदंबा की मेहर हम सब पर बनी रहे, कृपा बनी रहे, आपके भीतर मेरे भीतर शक्ति का संचार निरंतर मां जगदंबे करती रहे और आप सब बहुत अच्छे से मनोयोग के साथ पढ़ते रहे। क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। अपने स्टेटस पर एक क्लास मधुरम हिंदी की सदैव लगनी चाहिए, ऐसा आपसे विनम्र अपील और निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिल रहे 1 बजे और फिर विजयी भाव सीरीज में हम मिलने वाले हैं रात्रि 9 बजे, लेकिन 5 अक्टूबर से रात्रि 9 बजे हम नई कक्षाओं के साथ भी मिलेंगे। 1 बजे वाली बंद नहीं होगी, ये भी चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां शेरावाली।